हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। मेरी चाची मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। कहने को वो मेरी चाची थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी, जवान लगती थी। सच कहूँ तो वो अपनी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो इतनी आसानी से चाची को मैं कैसे छोड़ सकता था। वो मेरे आगे जितना हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती, मुझे उतना ही मजा आता। मेरा दिल चाहता था कि वो सारी जिंदगी इसी तरह मुझसे हारती रहे और मैं इस खेल में जीत का मजा लूटता रहूं। दरअसल मैं चाची के घर में ही रहता था। चचा कुछ अरसे के लिए बैरूने मुल्क गए थे और जाने से पहले वो मुझे चाची के पास छोड़कर गए थे। चचा ने कहा था कि मैं जवान बेटी और उसकी माँ को तनहा नहीं छोड़ सकता, इसीलिए कुछ अरसा तुम मेरे घर रह जाओ। वैसे भी इनकी बेटी से मेरी मंगनी हो चुकी थी, इसीलिए इन्हें ज्यादा फिक्र नहीं थी। मैंने भी बड़ी अकीदत से चचा का हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाया और कहा, चचा आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। आप बेफिक्र होकर चले जाएं। और चचा के जाने के दूसरे ही दिन मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं जब मैंने रात के अंधेरे में चाची की जवानी और उनका हुस्न देखा। और फिर मैं जान गया कि चचा तो बस अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। ना ही वो चाची के लिए हैं और ना ही चाची उनके लिए। पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मेरी चाची जवान थी, जबकि चचा बहुत ज्यादा उम्र वाले। इससे पहले मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। मेरी मंगेतर यानी चची की बेटी शुमाइला एक सीधी सादी लड़की थी। वो रात को जल्दी सो जाती, मैं अकेला सारे घर का चक्कर काटता और इसी दौरान मैंने अपनी चाची का वो रूप देखा था जिसके बाद मैं खुद पर काबू ना पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैंने इसी रात चाची को पकड़ लिया था और फिर चाची से पूछा था कि अगर वो इतनी ही जवानी रखते हैं तो फिर चचा के साथ क्यों है। मेरी बात पर चाची शर्मिंदा हो गई थी और फिर उन्होंने मुझसे पनाह चाही थी, लेकिन मैं इन्हें बख्शने को तैयार नहीं था। मैंने इसी वक्त चाची से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। कितनी ही देर तक वो मुझे हक्का बक्का देखती रह गई थी। फिर कहने लगी, तुम मेरे होने वाले दामाद हो, मेरे शौहर के भतीजे हो, तुम ये सब कैसे कह सकते हो। मैंने चाची की आंखों में आंखें डाली और बाजू से पकड़कर इन्हें बिस्तर पर बिठा दिया और कहा कि अगर आपने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो फिर मैं वो कर गुजरूंगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जोर जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं करना चाहता मैं, इसीलिए खुशी खुशी सब कुछ मेरे हवाले कर दी। और इस पहली रात से मैंने चाची को पूरी तरह इस्तेमाल किया था। वो रात मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफी थी और इसके बाद मैं अपनी मनमानी से बाज ना आया, बल्कि कई रातों तक लगातार मैं इसी तरह चची को ब्लैकमेल करता रहा। चची बेचारी मेरे आगे बहुत ज्यादा खौफजदा रहती। इन्हें इस बात से डर था कि कहीं मैं चचा के आगे कुछ उल्टा सीधा ना कह दूं। इनका बस चलता तो किसी भी तरह मुझे घर से निकालकर मुझसे जान छुड़वा लेती। लेकिन मसला तो सारा शुमाइला का था। वो मेरी मंगेतर थी और ये बात सारे खानदान को पता थी कि चचा लौटते ही हमारी शादी कर देंगे। अपनी बेटी की खातिर चची ने अपना मुंह बंद कर लिया था। इन्हें लगा था कि चचा वापस लौटेंगे और इनकी जान मुझसे छूट जाएगी। लेकिन चचा वापस लौटे और इतने ही दिनों उन्होंने मेरी और शुमाइला की शादी करवा दी। लेकिन शादी के बाद जब उन्होंने मुझे घर दामाद के तौर पर रखना चाहा तो चची के तो होश ठिकाने आ गए। चचा की बात पर मैं भी खुशी खुशी राजी हो गया और फिर इन्हीं के घर में रहने लगा। चचा एक बार फिर परदेश गए और मैंने फिर से अपनी ही सास को हर रात। मेरा नाम जुहेब है। मैंने एक छोटे घराने में आंख खोली थी। मेरे बाबा और चचा दो भाई थे। चचा कारोबार ठीक ठाक जम गया था, जबकि बाबा अपने निकम्मेपन की वजह से सब कुछ गवा बैठे थे। मेरे दादा ने तो दोनों ही भाइयों को बराबर का हिस्सा दिया था, लेकिन चचा अपनी मेहनत से आसमान को छू गए थे और बाबा जमीन के अंदर गड़ गए थे। यही वजह थी कि हमारे हालात बहुत खराब हो गए और फिर अम्मा बाबा को छोड़कर चली गई थी, जबकि बाबा कुछ अरसे बाद इस सदमे से दुनिया से ही गुजर गए थे। मैं अकेला अपने घर में रह गया था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ चचा थे जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ दूसरी शादी करके बस चुकी थी और इनकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं थी। मैं वो बच्चा था जिसके माँ बाप अलैदगी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया था मैंने। ऐसा में चचा ने एक बाप की तरह मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे जिंदगी के रास्तों पर चलाने लगे। अपनी बेटी से ही मेरी मंगनी भी कर दी। कम उम्री में ही मैं और शुमाइला मंगेतर बन गए थे। लेकिन शुमाइला बहुत सीधी सादी लड़की थी। वो कभी इस मंगनी का जिक्र न करती। वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा पढ़ाकू टाइप लड़की थी। हर वक्त पढ़ाई करती रहती थी और उसकी जिंदगी में अलग ही किस्म के मकसद थे। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने एक बार मुझसे साफ लफ्जों में कहा था कि मैं मोहब्बत के चक्कर में फंसकर अपना मुस्तकबिल खराब करना नहीं चाहती। जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो तुमसे शादी कर लूंगी। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मैंने जिन हालात में जिंदगी गुजारी थी, मोहब्बत के लिए शायद मेरे दिल में कुछ जगह बाकी नहीं बची थी, या फिर शादी जैसे रिश्ते से मेरा एतबार पूरी तरह खत्म हो चुका था।
जिस तरह मेरे माँ बाप अलहदा हुए थे, मुझे लगता था कि शादी सिर्फ इसी वक्त कामयाब होती है जब लड़के के पास पैसा हो, और मेरे पास वो पैसा नहीं था। मेरे चचा ने तो बस हमदर्दी की बिना पर मुझसे अपनी बेटी की मंगनी की थी और फिर अपने ही कारोबार में मुझे एक नौकरी दे दी थी। मगर कभी कभी मुझे लगता था कि मैं शुमाइला को वो जिंदगी नहीं दे सकता जो उसको अपने बाप के घर मिली हुई है, और यही बात मुझे परेशान करती थी। मैं हर वक्त इसी खौफ का शिकार रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं शुमाइला से शादी करूं और वो भी मुझे छोड़कर चली जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चचा एक बेटे की तरह मुझे चाहते थे, हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। चचा का कारोबार ऐसा था कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क वो सफर करते ही रहते थे। बहुत कम कम वो घर आते और अपनी फैमिली को वक्त देते। इनके पीछे ही इनकी चाची की जरूरियात का सामान इन्हें पहुंचाता, इनका ख्याल रखता, इनकी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करता। चचा हमेशा 15-20 दिन के लिए जाते और फिर वापस आ जाते। लेकिन इस बार चचा मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और कहने लगे, बरखुरदार, मैं पूरे पूरे 6 महीने के लिए यूरोप जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, इसीलिए इसी के सिलसिले में मुझे जाना है। लेकिन मैं इतने दिनों के लिए बीवी और बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी शुमाइला के मंगेतर हो, मेरे लिए बेटे जैसे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर को छोड़कर मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो ताकि मुझे पीछे से अपने घर की फिक्र ना हो। शुमाइला सुबह यूनिवर्सिटी जाती है तो शाम को आती है और फिर वो सारा वक्त अपने कमरे में बंद करके पढ़ाई करती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चच्ची को किसी चीज की जरूरत हुई तो बेचारी क्या करेगी? पहले तो 15-20 दिन के लिए जाता था तो मुझे इतनी फिक्र नहीं होती थी, पीछे से तुम भी सब संभाल लेते थे। लेकिन अब मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ। 6 महीने बहुत होते हैं। मैं जरूरत का इतना सामान तो घर में नहीं भर सकता, ना ही इतने अरसे के लिए जवान बेटी और बीवी को अकेले घर छोड़ सकता हूँ। ऐसे में तुम ही मेरा सहारा हो। चचा परेशानी में और फिक्र में डूबे हुए थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा, फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने दिल से ये बात कही थी क्योंकि चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। बाप के जाने के बाद ही वही मेरे लिए सब कुछ थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि चंद रातें चचा के घर गुजारने के बाद मैं चचा के किए कि हर एहसान को फरामोश कर बैठूंगा और इन्हीं की इज्जत के साथ खेलने लगूंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान चाची के घर शिफ्ट किया, जबकि चची ने कहा था कि वो अकेले गुजारा कर सकती हैं। लेकिन चचा ना माने और फिर मुझे अपने घर छोड़कर वो 6 महीने के लिए चले गए। इनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं शुमाइला को वक्त दूंगा, उससे बातें करूंगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो मैं उसे बताऊंगा कि मेरे हालात इसके बाबा के जैसे नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि शुमाइला तो अपनी किताबें लेकर अपने कमरे में बंद हो गई थी और उसने मुझे बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दी थी। मुझे रात देर से सोने की आदत थी, इसीलिए मैं खामोशी से सारे घर में फिरने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था, नीचे का पोर्शन भी बना हुआ था और ऊपर का भी। काम काज के लिए दिन में मुलाजिम भी आया करते थे। यूं ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन में पहुंच गया, जो आमतौर पर बंद रहता था। लेकिन ये देखकर हैरान हुआ कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट जल रही थी, और जैसे ही इस कमरे के करीब गया तो दरवाजे के पास से मुझे अंदर का मंजर नजर आने लगा। मेरी जवान चची ने सुर्ख रंग की नाइटी पहनी हुई थी, वो पूरी तरह तैयार थी। इनके लंबे घने बाल खुले हुए थे और वो हुस्न की मूरत मालूम हो रही थी। पहली बार मैं चची का इस तरह देख रहा था, और वो भी इतनी गौर से। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चची एक जवान औरत है। वो शुमाइला से भी ज्यादा जवान और हसीन लगती है। मैंने सर से पांव तक चची को देखा तो मेरा दिल डूबने लगा। लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि चची किसी और की बाहों में थी। किसी और के साथ वो मोहब्बत का इजहार कर रही थी, और इस शख्स ने चची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया था। और इस मंजर ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। मैं यकीन ही नहीं कर पाया था कि मेरे चचा के पीछे मेरी चची किसी और मर्द की होगी। मैंने खामोशी से वो सारे मंजर अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किए थे। और फिर मुझे सुबह के वक्त चची इस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुराकर इन्हें देखा। मुझे देखते ही इनके होश उड़े थे। वो हकलाते हुए कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जोहेब? मैंने मोबाइल की स्क्रीन उनके आगे लहराई तो चची की जुबान गंग हो गई थी। कितनी ही देर तक वो कुछ ना कह सकी। मैं कदम कदम आगे बढ़ा और कहा कि अच्छा, तो इसीलिए आप मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। आपके लिए मुझे यहाँ रखना इसलिए मुश्किल था क्योंकि मेरे होते आप आसानी से रंगरलियां नहीं बना सकती थी। आप तो बहुत ही ज्यादा बदकिरदार औरत निकली। मेरे जिस चचा ने आपको इज्जत से अपने घर में जगह दी, आपने मेरे इसी चचा की पीठ में ही खंजर खोप दिया। मेरी बात सुनकर चची रोने लगी, कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते जोहेब, इसीलिए अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें ना करो। मैंने गुस्से में चची से कहा कि मैं ना सिर्फ चचा को बल्कि शुमाइला को भी आपका सच बता दूंगा। इन्हें भी तो पता चला है होना चाहिए ना कि आप रात के अंधेरे में क्या करती हैं। चची मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गई और मुझे बेड पर बैठाकर खुद मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी, देखो जोहेब, तुम मेरे होने वाले दामाद हो, तुम मेरे भतीजे हो। मैं तुम्हें सब कुछ सच से बता दूंगी, लेकिन अल्लाह के लिए तुम शुमाइला के आगे कुछ ना कहना, किसी को कुछ ना बताना, मेरी इज्जत को कायम रहने देना। मैंने चची से कहा कि मुझे आपके रोने धोने की कोई सरोकार नहीं है। मैं एक ही सूरत में आपके राज को राज रख सकता हूँ, अगर आप मेरी बात मान लें, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, तो मैं किसी को आपकी इस हरकत के बारे में नहीं बताऊंगा।
मेरी बात सुनकर चची ने अपने आंसू पोंछ लिए और कहने लगी, बताओ क्या चाहते हो। और फिर मैंने चची के आगे जब अपनी ख्वाहिश रखी तो वो हक्का बक्का रह गई। कितनी ही देर तक वो बस मुझे देखती रही और फिर कहने लगी, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। मैंने चची से कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जब आप इतना कुछ कर सकती हैं तो फिर मुझ पर उंगली ना उठाएं। चची अपनी सफाइयां देने लगी, बताने लगी कि उन्होंने ये रिश्ता क्यों कायम किया, लेकिन मुझे ये जानने में अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपना फायदा देख रहा था। मैंने जान लिया था कि चची जवान और हसीन है और अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हैं और मैं बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। इस रात चची ने बहुत मजबूरी में मेरी बात मान ली थी और मैंने जो चचा से वो मुझे मिल गया था। चची को लगा था कि बस इस तरह इनकी जान छूट जाएगी, लेकिन मैंने हर रात चची को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो दिन रात चचा की वापसी का इंतजार करने लगी कि चचा वापस लौटे और मैं अपने घर जाऊं। लेकिन जब चचा वापस आए तो आते ही मैंने उनसे खुद से अपनी और शमाइला की शादी की बात की और ये भी कहा कि मैं आपके घर के दिल लग गया है, अकेले घर में तो मेरा दिल घुटता है। ये सुनकर चचा कहने लगे, मैं भी चाहता हूँ कि शमाइला की शादी हो, वो रुखसत ना हो, बल्कि तुम यहीं रह जाओ। मेरी इकलौती बेटी है, तुम मेरे इकलौते भतीजे हो, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। मैंने फौरन चचा से हामी भर ली कि मुझे घर दामाद रहने में कोई एतराज नहीं। बल्कि चची एतराज करती रह गई, लेकिन चचा ने इनकी एक ना सुनी। शुमाइला का मेडिकल कंप्लीट होने में 1 साल बाकी था, लेकिन चचा ने जोर जबरदस्ती करके उससे मेरी शादी करवा दी, क्योंकि इन्हें फिर कारोबार के सिलसिले में जाना था। वो मेरी और शुमाइला की शादी के 1 महीने बाद वापस चले गए और फिर मुझे चची को दोबारा ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। मैं चची को बार बार डराता धमकाता और अपने मकसद के लिए इन्हें इस्तेमाल करता। सारा दिन तो मेरा दफ्तर में गुजरता, क्योंकि मैं चचा के पीछे तो कारोबार देखता था। चचा की नौकरी करता था, लेकिन रात के वक्त जब शुमाइला थक कर सो जाती तो मैं सीधे अपनी सास यानी चची के कमरे में पहुंच जाता और फिर इन्हें परेशान करने लगता। वो बहुत आजिज आ चुकी थी, लेकिन मेरे आगे मजबूर थी। ऐसे ही मेरी शादी को 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों में मैंने शुमाइला से ज्यादा वक्त उसकी माँ को दिया था। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझने लगा था कि जिसके हाथ बैठे बिठाए इतना कुछ लग गया था। बीवी भी मिल गई थी, घर भी, और फिर मेरे सास जैसी औरत भी मेरे काबू में आ गई थी। लेकिन फिर एक रात जब मैं अपने कमरे से निकलकर अपनी चची के कमरे में पहुंचा और इनसे दोबारा से अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगा, तो न जाने कैसे मेरी बीवी शुमाइला वहां पहुंच गई और उसने मेरी बात सुन ली। वो हक्का बक्का रह गई, कमरे में आकर कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। चची के चेहरे के तो तासुरात ही बदल गए थे। वो पूरी तरह घबरा गई थी, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था। बिना खौफजदा हुए मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और उससे कहा कि मैं तुम्हारी माँ की हर रात खास फरमाइश करता हूँ और वो इसे पूरा कर देती है। बस आज भी मैं इसीलिए आया हूँ। शुमाइला ने नासमझी से मेरी तरफ देखा तो मैं उसे बता दिया कि मैं किस तरह उसकी माँ को हर रात ब्लैकमेल करता रहा था। ये सुनकर कितनी ही देर वो खामोश खड़ी रही और फिर मैंने उसके सामने ही अपनी चच्ची से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चच्ची शुमाइला के आगे शर्मिंदा होकर सर झुका गई, जबकि शुमाइला अब तक मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही थी। वो अपनी माँ से पूछने लगी कि ये क्या सच है, क्या जो कुछ ज़ुहैब कह रहा है ये सच सब सच है। आप वाकई ज़ुहैब के साथ। चची ने उठकर शुमाइला का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मैं मजबूर थी, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरे साथ तो खुद बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं खुद तुम्हारे शौहर के हाथों कब से ब्लैकमेल हो रही हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती थी, बस इसीलिए तुम्हें ये बात ना बता सकी। मैंने सालों तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे मालूम था कि मेरा सच इसी तरह खुलेगा। और फिर मेरी चची ने खुद शुमाइला को वही सच्चाई बता दी जो उन्होंने मुझसे कही थी। शुमाइला कितनी ही देर खामोश रही। मैंने चची को पकड़कर बेड पर बैठाया और शुमाइला से कहा कि तुम कमरे में जाओ, मैं अपना हिसाब किताब करके आता हूँ। लेकिन वो ना गई और खड़ी रही, कहने लगी, जो करना है मेरे सामने करो, मैं भी तो देखूं आखिर तुम किस तरह मेरी माँ के साथ खेल खेल रहे हो। मैंने मुस्कुराकर चची की तरफ देखा और कहा, मैंने आपसे ऐसी भी कोई फरमाइश नहीं की जो पूरा करना आपके लिए मुमकिन ना हो। मुझे सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे वो 50,000 रुपए दे दें। मैं अपने और शुमाइला के लिए जो घर बनवा रहा हूँ, इसलिए बार बार मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहती है तो फिर मेरे हाथ पे रकम रखने में कोई क्या मसला है। मैं हर रात चची के पास खास रकम का मुतालबा करता था। धीरे धीरे करके मैंने अपने अकाउंट में पैसे बढ़ा लिए थे और चची अकाउंट खाली हो रहे थे। अब चची के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, इसलिए वो इनकार कर रही थी और मैं इन्हें धमका रहा था। चची कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। जो कुछ था मैंने अपनी इज्जत की खातिर तुम्हें दे दिया है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। शुमाइला मेरे करीब आई और उसने मेरा गिरबान पकड़कर मुझे खींचा और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे शौहर होकर मेरे बाप के भतीजे हो और मेरी माँ के साथ खेल खेलते रहे। तुमने मेरी माँ की मजलूमियत का फायदा उठाया। अगर तुम्हें मेरी माँ का सच पता चल ही गया था तो तुम्हें इनका साथ देना चाहिए था, ना कि इस तरह इनके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते। शुमाइला ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर लगाया और मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यकीन नहीं आया कि वो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। उसे तो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए था। अपनी माँ से पूछना चाहिए था कि क्यों उसकी माँ इतने सालों तक इसे झूठ बोलती रही, लेकिन उसने मुझे ही मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दिया। फिर वो गुस्से में कहने लगी, अपना सामान उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ।
मैं किसी गरीब इंसान के साथ तो गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन एक बदकिरदार मर्द के साथ नहीं रह सकती, जिसकी नीयत खराब हो, जिसकी नज़र में मेरे माँ-बाप की दौलत पर हो। मैं इस शख्स के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, जाओ और अभी और इसी वक़्त इस घर से निकल जाओ। शुमाइला ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया था और मैं बस हक्का-बक्का रह गया था। फिर वो मुझे धक्के मारने लगी, यहाँ तक कि उसने मुझे घर से बाहर करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं आधी रात को सड़क पर खड़ा था और मैं यकीन था कि मेरी बीवी ने अपनी माँ की बजाय मेरे साथ बदसलूकी की थी। मैं कितनी ही देर तक बंद दरवाजे को तकता रहा था। इस रात जब मैंने चची को किसी गैर मर्द के साथ देखा था, तो उनसे चचा के साथ बेवफ़ाई की वजह पूछी थी, तो चची ने बताया था कि बहुत सालों पहले चचा ने किसी और की मोहब्बत में उन्हें तलाक दे दी थी, लेकिन शुमाइला की वजह से ये बात दुनिया को नहीं बताई थी। बज़ाहिर तो वो और चचा मियाँ बीवी थे, लेकिन इनका और चचा का कोई ताल्लुक नहीं था। चचा ने किसी गैर मुल्की औरत से शादी कर ली थी और इसी की मोहब्बत में वो बार-बार परदेस के चक्कर काटते थे। चची भी अपनी तन्हाई से तंग आ गई थी, इसीलिए उन्होंने भी छुपकर शादी कर ली थी। वो जवान थी, खूबसूरत थी। इन्हें आसानी से दूसरा शौहर मिल गया, लेकिन दोनों की ही शादियाँ दुनिया की नज़रों से मख़फ़ी थी, क्योंकि चचा शुमाइला के मुस्तकबिल को अच्छी तरह बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जैसा कि मेरा मुस्तकबिल खराब हो चुका था। वो जानते थे कि जब माँ-बाप अलग होते हैं तो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। इसलिए शुमाइला पर बुरा असर ना पड़े, ये सोचकर उन्होंने ना ही शुमाइला को अपनी और अपनी बीवी के तलाक का बताया था और ना ही दूसरी शादी का। चची के लिए बिल्कुल तन्हा जब गुज़ारा करना मुश्किल हुआ था तो उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन वो इस शादी के बारे में ना ही चचा को बता सकी और ना ही शुमाइला को। इन्हें डर था कि अगर वो चचा को इस शादी का बताती तो चचा इन्हें घर से निकाल देते और वो शुमाइला से दूर नहीं होना चाहती थी। सिर्फ़ बेटी की मोहब्बत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल में डाल रखा था। मेरी चची छुप-छुप कर अपने दूसरे शौहर से मुलाकात करती थी, लेकिन इस बात का इल्म ना ही शुमाइला को था और ना ही चचा को। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं इनसे खूब सारे पैसे वसूल करने लगा, क्योंकि चचा के कारोबार से मुझे सिर्फ़ तनख्वाह मिलती थी। जबकि अब मेरे दिल में लालच आ गया था। मैं चाहता था कि मैं इतना अमीर हो जाऊँ कि शुमाइला कभी मुझे छोड़कर ना जाए। लेकिन उसके लिए जो रास्ता मैंने अपनाया था, उसकी वजह से शुमाइला ने मुझे धुतकार दिया था। मैं कितने ही दिन बार-बार अपने चचा के घर चक्कर काटता रहा, लेकिन शुमाइला और उसकी माँ ने मुझसे मुलाकात ना की, यहाँ तक कि चचा लौट आए। मैंने रोते हुए चचा के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लिया, क्योंकि इतने दिन में मुझे समझ आ गया था कि मैं शुमाइला से मोहब्बत करता और उसके बगैर नहीं रह सकता। चची की शादी का सुनकर चचा वाक़ई हैरान हुए थे, लेकिन वो फिर कहने लगे कि अगर शुमाइला की माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो कोई गलत काम नहीं किया। धोखा तो मैंने इसे दिया था। मैं इसे छोड़कर परदेस चला गया और परदेस में शादी कर ली और इसे तलाक दे दी। वो बेचारी भी करती तो क्या करती? लेकिन तुमने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर बहुत गलत किया। मेरे चचा ने खुद चची से और शुमाइला से बात की थी कि वो चाहते थे कि वो दोनों मुझे माफ़ कर दें। चची तो मुझे माफ़ करने को तैयार थी, क्योंकि वो शुमाइला का बसा हुआ घर देखना चाहती थी, लेकिन शुमाइला राज़ी नहीं थी। मैं उसके कदमों में गिर गया और उससे कहा कि मैं ये सब कुछ अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहा था, लेकिन शुमाइला मुझ पर एतबार करने को तैयार नहीं थी। फिर मेरे बहुत माफ़ी माँगने पर और चचा के समझाने पर उसने मुझे दूसरा मौका दिया था। अब मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं शुमाइला को हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जान गया हूँ कि ये खुशियाँ दूसरों को परेशान करके नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए मुझे लगन और मेहनत के साथ काम करना होगा। शुमाइला ने खुले दिल से अपनी माँ की दूसरी शादी को कबूल कर लिया था, क्योंकि वो एक पढ़ी-लिखी समझदार लड़की थी। और फिर चची अपने शौहर के घर चली गई थी, क्योंकि शुमाइला ने मुझसे कहा था कि वो जब चाहे शुमाइला से मिलने आ सकती है, और अब चची अपने दूसरे शौहर के साथ खुश हैं, जबकि चचा अक्सर वक्त परदेस में ही होते हैं। मैं और शुमाइला इस बड़े से घर में तन्हा रहते हैं। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैंने वो गलत रास्ता ना अपनाया होता। मैं वो सारी गलतियाँ ना करता तो मैं कुछ भी ये सब जो मेरा ही होना था। चचा की इकलौती बेटी शुमाइला थी और जो कुछ चचा का था वो शुमाइला का था, और मैं और शुमाइला एक ही तो थे। लेकिन बस मैं इस वक्त ये बात समझ नहीं पाया था और लालच में अंधा हो गया था, और मैंने चची को परेशान किया और इसीलिए इतना गलत हुआ। और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं सबसे यही कहूँगा कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएँ, क्योंकि जो कुछ आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, कभी भी दूर नहीं होगा।